हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जीपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। दोस्तों, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के प्रमुख कोर संकेतक लक्ष्य निम्न है। जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 8%, कृषि में वृद्धि दर 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर, प्रत्येक राज्य को भी औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि 11वीं योजना की तुलना में प्राप्त करनी होगी। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 20,000 रुपए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर 20,000 रुपए है तथा उनके पास 2 एकड़ से कम भूमि हो, उनके पास टीवी एवं रेफ्रिजरेटर न हो। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 6,50,000 बीपीएल परिवार थे। वर्ष 2002 में प्राप्त सर्वेक्षण में 3,87,000 परिवारों की पहचान की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में इसी के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1967 से 1990 तक। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 में हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68 से 1979-80 तक एवं विकसित हरित क्रांति 1980-81 से 1989-90 तक चली थी। अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1965 से 66 तक, 1980 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने भारत में उच्च उत्पादक बीजों गेहूं का विकास किया। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था। भारत। दोस्तों, वर्ष 2017-18 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। भारत में वर्ष 2017-18 के दौरान दूध उत्पादन विगत वर्ष 2016-17 की अपेक्षा 6.6% बढ़कर 17.63 करोड़ टन रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान विश्व में दूध उत्पादन में भारत प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय एवं पाकिस्तान तृतीय स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिटकॉइन क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी, डिजिटल मुद्रा का एक रूप। बिटकॉइन एक केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। अवमूल्यन का अर्थ है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश के आयात महंगे तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं और देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, कथन एक है, M1 इक्वल टू जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करता है। और कथन दो है, M4 इक्वल टू M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। तो दोस्तों, सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए, केवल एक। संशोधित या रेड्डी कमेटी की संस्तुति के पश्चात मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में M0, M1, M2 तथा M3 मौद्रिक समुच्चयों को स्वीकार किया गया। M0 बराबर चलन में मुद्रा प्लस बैंकों का आरबीआई के पास जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा। M1 बराबर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा।
M2 बराबर होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत जमा, और M3 बराबर होता है M1 प्लस जनता की बैंकों के पास सावधिक जमाएं। दोस्तों, आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति के मापन के संबंध में वर्ष 1998 में गुणात्मक सूचक अधिगम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत भारत में वर्तमान में संकीर्ण मुद्रा M1 तथा वृहद मुद्रा M3 ही मुद्रा आपूर्ति के प्रासंगिक सूचक हैं। M2 तथा M4 में क्रमशः संकीर्ण मुद्रा के साथ पोस्ट ऑफिस की बचत जमा तथा वृहद मुद्रा के सम्मिलित होने के कारण ये मापक वर्तमान में अप्रासंगिक हो गए हैं। अतः उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि केवल कथन ए सही होगा। बात है अगले प्रश्न की ओर। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, कह रहा है कि निम्न कथन है, इन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हमारा, ये भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। दूसरा कथन है, ये भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। तीसरा, ये भारत में अंतरराष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो दोस्तों, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन हमारे सही हैं। दोस्तों, पूंजी खाता परिवर्तनीयता भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतरराष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्धित SLR। दोस्तों, वर्धित SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता। अन्य सभी विकल्प बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हमारे अन्य विकल्प हैं घटी हुई CRR और SLR, ब्याज दर का विनियमन और नई पीढ़ी बैंक। ये बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में गिने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चालू अनुपात। दोस्तों, चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है, जैसे साविधिक तरलता अनुपात SLR। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? वाणिज्यिक बैंक द्वारा। दोस्तों, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में। दोस्तों, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। ये राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े उधारदाता हैं। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का। दोस्तों, 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके पूर्व 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए, जिसमें कुल 12 सरकारी बैंक हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? ICICI बैंक ने। दोस्तों, भारत में वर्ष 1998 में ICICI बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। ATM का सर्वप्रथम भारत में संचालन वर्ष 1987 में HSBC बैंक द्वारा किया गया। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो दोस्तों, सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, फेडरल लिमिटेड बैंक। फेडरल लिमिटेड बैंक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। इसका मुख्यालय अलुवा, केरल में है। इसे 23 अप्रैल 1931 को ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शाखा, बाजार पूंजीकरण तथा कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है। उसे कहा जाता है स्वावलंबन दल।
दोस्तों, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है। उसे स्वशक्ति, स्वयं सिद्धा तथा स्वावलंबन दल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। दोस्तों, नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है। नाबार्ड का उद्देश्य एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों को आधार पर की गई। यह बैंक मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1982। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था 1982 में। एग्जिम बैंक की स्थापना भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत वर्ष 1982 में हुई थी, ताकि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सकी। यह एक वैधानिक निगम है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? सही जवाब है ऑप्शन सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक भारत की प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में 23 अगस्त 2015 को एक बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बाद परिवर्तित हो गई। इस बैंक का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मूलतः यह कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्यवाही करती है। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बैंकिंग लोकपाल अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। विचार विमर्श के माध्यम से शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे दोनों पक्षों बैंक और ग्राहक को बुलाने का अधिकार है। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करता। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।